हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस इन सेम प्लेन। देखो, मेरे पास अलग अलग मासेस होते हैं, अलग अलग प्लेन्स पे होते हैं, लेकिन हमारे पास इस केस में क्या है कि सेम प्लेन में है। ठीक है, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले मैंने एनालिटिकल मेथड करा रखा है, वो आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक दे रहा हूं। ग्राफिकल मेथड अभी आपको कराने वाला हूं। देखो, ग्राफिकल मेथड ज्यादा आसान लगता है मुझे। ठीक है, इसमें एरर थोड़ा रहता है, मैं मानता हूं। ठीक है, लेकिन अभी स्टार्टिंग के लिए ये ग्राफिकल मेथड बड़ा मजेदार है कि आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, कोई कैलकुलेटर नहीं उठाना, कोई थीटा नहीं, कोई बीटा नहीं, कुछ नहीं। सीधा आप थोड़ी सी लाइनें खींचोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। और क्या चाहिए यार। मान लो कि हमारे पास कुछ मासेस है, ठीक है, और वो एक ही प्लेन में है। यहां पे सेंटर है और एक कोई मास है जो कि यहां पे लगा हुआ है। m1 मास है जो कि r1 रेडियस पे है, और यहां पे दूसरा मास है m2 जो कि r2 रेडियस पे है, और यहां पे कोई तीसरा मास है और वो है m3 और वो r3 रेडियस पे है। तीन मासेस मेरे पास यहां पे शो हो रखे हैं। तो ये कहता है कि इसे बैलेंस करो कि ये तो घूमेगा। मान लो ये इस तरह से शाफ्ट है, इसी शाफ्ट के ऊपर लगे हुए हैं और इसी पॉइंट के ऊपर लगे होंगे, एक ही पॉइंट पे लगे हुए हैं, और ये जब चलेगा तो ऑब्वियस है यार, ये तो हिलेगा। फैन के जो विंग्स हैं, उसके फर होते हैं फैन के, ठीक है, पंखे के, वो अलग। अगर मैं इस तरह लगा दूं, कहां से हवा दे देगा? वो चलेगा, हिलेगा, वो तो दिक्कत देगा। उसको बैलेंसिंग कैसे करें? तो वो कहता है ग्राफिकल मेथड से करो। तो पहली बात, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो वो क्या करेगा, वो थ्योरी देगा। ठीक है, वो क्वेश्चन देगा कैसे कि हमारे पास एक मास है, ठीक है, वो इतने किलोग्राम का है, इतने रेडियस पे और इतने एंगल पे लगा हुआ है। दूसरा मास इतने किलोग्राम का है, इतने रेडियस और इतने एंगल पे लगा हुआ है। वो आपको थ्योरी दे देगा। ये हमें क्या बनाना होता है? ये बनाना होता है स्पेस डायग्राम। स्पेस डायग्राम ये हम ऐसे बनाएंगे कुछ इस तरह से। मैं आपको बता दूं, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि मान लो मास उसने दे दिया 50 ग्राम का और रेडियस दे दिया 2 मीटर पे दे दिया। ठीक है, और मैंने थीटा एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है यहां से। ठीक है, एक रेफरेंस सरफेस होगा। थीटा 1 उसने दे दिया मान लो 30 डिग्री। अब क्या करोगे आप? यहां पे डी रखोगे और 30 डिग्री की एक लाइन लगा दोगे। एक लाइन लगाओगे और ये जो लाइन होगी वो क्या करेंगे, रेडियस शो करेगी। अब मान लो मैं कह देता हूं कि यहां पे शो करने के लिए, मीटर तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं मान लेता हूं कि 1 मीटर जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ये मान लेते हैं, चलो, यहां पे ग्राफिकल में शो करने के लिए, तो ये जो लाइन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, 2 मीटर की मतलब 2 सेंटीमीटर की यहां पे बनाने के लिए। और यहां पे ये वाली लाइन है जो मैं यहां पे लिख देता हूं m2। तो m2 गिवन है, मान लो कि ये 60 ग्राम है और ये रेडियस जो है वो 3 मीटर पे है। तो 3 मीटर का मतलब क्या होगा, ये लाइन कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3 सेंटीमीटर की। और ये एंगल देखो, ये था गिवन 30 और ये जो गिवन है मान लो वो है 85 डिग्री के करीब, ये इतने के करीब है। तो ये थीटा 2 है, वो 85 के करीब है। तो आप क्या करेंगे, ये डी रखेंगे और इसको बना देंगे। सिंपल है। अब तीसरा क्या है, तीसरा एंगल ये गिवन होगा, मास गिवन होगा, रेडियस गिवन हो, वो भी हम बना देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। वो आप बना लोगे और एंगल के लिए डी यूज कर लोगे। वेक्टर डायग्राम ये मेन है, यही हमें फाइनल वैल्यू देगा, वेक्टर डायग्राम। अब वेक्टर डायग्राम क्या होगा, स्पेस डायग्राम अगर आपका सही बन गया था, एंगल आपने सही लिए थे और ये लेंथ सही ली थी, तो बहुत अच्छा है स्पेस डायग्राम में। और स्पेस डायग्राम में ये बनाना जरूरी है सही एंगल पे। ठीक है, अब वेक्टर डायग्राम में आते हैं। वेक्टर डायग्राम में हमने करना क्या है, हमने फोर्स शो करनी है कि फोर्स कितनी लग रही है। और फोर्स में आपको बताऊं तो ये कौन सी होती है, ये होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर, ये याद कर लें आप। अब इसमें देखो mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर, बार बार ओमेगा स्क्वायर सेम कॉमन ही आना है,
क्यों? देखो इसका जब होगा तो वो होगा m1r1 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये शाफ्ट तो एक ही है ना, एक ही शाफ्ट है, उसी शाफ्ट के ऊपर ये भी लगा है, उसी शाफ्ट के ऊपर ये भी लगा है, तो ओमेगा सबका सेम होगा, m2r2 ओमेगा स्क्वायर, m3r3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये बार बार ओमेगा स्क्वायर जो आ रहा है इसको हम कैंसल आउट करके यहां से इसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे और सिर्फ हम m और r की गुना ले लेंगे। m दिया हुआ है, r दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लोगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप रेडियस से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो इसको अगर किलोग्राम से मल्टीप्लाई करना है, और आपको बताऊं अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आती, मैं वीडियो बना चुका हूं ऑलरेडी इस पे, आप ऊपर लिंक पे क्लिक कीजिए और कर लीजिए, ठीक है। कई बच्चों को दिक्कत आती है कि मेगा न्यूटन पर एम स्क्वायर के किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर कितना होगा, या मेगा ये जो मेगा न्यूटन है पर मीटर स्क्वायर है ये किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर में कितना होगा, कंफ्यूजन सी रहती है। वो सारी कंफ्यूजन मैंने दूर कर रखी है, वो आप देख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.05 ये किलोग्राम बन जाएगा, ठीक है, किलोग्राम। यहां पे आप ये सिर्फ जी भी लिख सकते थे ग्राम के लिए, और क्योंकि ये ऑफिशियली जी ही लिखते हैं इसको, ठीक है, ग्राम के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम। अब मेरे भाई इसको किलोग्राम के इससे मीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो m1r1 की गुना आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी, 0.05 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है, तो 0.10 बन जाएगी, 0.10 बन जाएगी। अब मेरे भाई करना क्या है, इसी हिसाब से हमने अब फोर्स डायग्राम बनाना है। फोर्स डायग्राम में क्या होगा, इसमें वेक्टर शो करेंगे इसका फोर्स का। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, चाहे वो 10 न्यूटन आए, चाहे वो 100 न्यूटन आए, जितनी भी आए, आपने एक वैल्यू फिक्स कर लेनी है। मान लो मैं कर देता हूं कि मेरे पास जो यहां पे 0.10 है ना, इसी 0.10 को ही मान लेते, चलो 0.10 को मैं 1 सेंटीमीटर मान लेता हूं, चलो कुछ भी मान सकता हूं मैं, 0.10 न्यूटन है, इसको मैं 1 सेंटीमीटर मान लेता हूं। तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, जानबूझ के एक ये डॉटेड लाइन लगाऊंगा और यहां पे पॉइंट रखूंगा। और ये कितने डिग्री पे था, 30 पे था ना। एक तरीका तो ये है कि इसके पैरेलल लाइन लेके आओ और यहाँ पे लाइन लगा दो। एक सीधा से ये है कि ये 30 पे, तो 30 पे एक लाइन में लगा दो, कितनी, 1 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे शो करने के लिए वैसे ही मैं बना रहा हूँ, आप बना सकते हैं सही, जो नोटबुक में कॉपी पे बना सकते हो सही तरीके से। तो 1 सेंटीमीटर की लाइन 30 डिग्री पे ऐसे बना देनी है आपने। अब ये वो देखो, ये जा रहा है 85 डिग्री पे। अब ये हमने जोड़ना है फोर्स इसके आगे यहां पे, मतलब इसकी जो टेल होगी, इसका हेड होगा, वो जुड़ना चाहिए, ठीक है। अब ये जा रहा है इधर, देखो अब कई टीचर यही कहते हैं कि इसके पैरेलल लेके आओ और यहां बना दो। मैं यही कहूंगा कि देखो आपको ये एंगल पता है, तो आप फिर से एक रफ लाइन लगा दो, पतली सी ऐसे बना दी, यहां पे डी रखो और 85 डिग्री पे लाइन लगा दो। अब ये लाइन कितनी आएगी, कितनी आएगी, मास m2 और r2 का गुना होना चाहिए। यहां पे फिर से कर रखा है, देखो ये m2 कितना था, 60, तो वो 0.06 किलोग्राम बन जाएगा। और रेडियस 3 है, तो m और r की गुना क्या आ जाएगी, 18.18, ठीक है। तो 0.10 कितना था, 1 सेंटीमीटर मैंने लिया था, 0.18 क्या आ जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर। तो 1.8 सेंटीमीटर की लाइन 85 डिग्री पे, यहां पे 85 डिग्री, ये बाद में आपने रब कर देना है, रब कर देना है, और एक लाइन बना देनी है इस तरह से, बना दी। अब देखो मेरे भाई, यहां से ये यहां तक तीसरा जो है ये आपको गिवन है, मान लो ये आपको 120 डिग्री गिवन है, मान लो चलो 120 डिग्री। अब फिर वही बात आ जाएगी कि कहां पे बनाएं, तो आप फिर से करोगे क्या, आप एक डॉटेड लाइन लगाओगे, डी रखोगे, 120 डिग्री का एंगल बना के और इस तरह से ये बना दोगे, और इसका मास और रेडियस वही m3r3 निकालोगे, और जितनी वैल्यू आएगी उस हिसाब से आप लाइन लगाओगे। समझ आ रहा है, इतनी सी बात है। अब हमारा काम खत्म हो गया। देखो अगर ये एक सीधी बात है, ये चेयर है, इसको 3 बंदे खींच रहे हैं, इधर इधर इधर। एक तो ऑब्वियस बात है कि जाएगी तो इस साइड ही, मतलब ऊपर ही जाएगी, नीचे तो जाएगी नहीं।
तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा? रिजल्टेंट निकलेगा ऊपर की ओर, लेकिन एग्जैक्ट कितने एंगल पे निकलेगा और कितना निकलेगा? तो इसके लिए क्या करोगे आप, इसी ऑर्डर में देखो, ऐसे जा रहे हैं ना, ये देखो ये जा रहे हो, मैं ऐसे ऑर्डर में जाता हूं, इसी में अगर मैं इधर एरो बना दूंगा या इधर एरो बना दूंगा तो उस दोनों में डिफरेंस होगा। अगर मैं बनाता हूं मान लो उल्ट साइड, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर, मैं उल्ट साइड बना देता हूं एरो, ये जो एरो निकलेगी इस साइड जाते हुए एरो, ठीक है, वो निकलेगी हमारे पास रिजल्टेंट। याद रखना रिजल्टेंट। अब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इसको आप स्केल से मापोगे, इससे इसकी लेंथ नापोगे, जितनी ये लेंथ आएगी सेंटीमीटर में उसको उल्टा में कन्वर्ट कर देंगे, उल्टी जो उसका होगा वैल्यू उसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो वो जो कन्वर्ट करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो इससे सेंटीमीटर में गए थे, सेंटीमीटर जितने आएंगे, मान लो क्या आ गया, मान लो 3 सेंटीमीटर की लाइन आ रही है, ये चलो 3 सेंटीमीटर की लाइन आ रही है, 1 सेंटीमीटर था 0.10, तो 3 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 0.30, ये हो गया वैल्यू। और इसका एंगल भी पता लग गया। एंगल कैसे, यहां से लेके यहां तक एंगल आप सीधा सीधा डी रखो, पता कर लो यार कितना एंगल है, तो हमें पता लग जाएगा कि ऑलमोस्ट यहां पे ये लाइन आएगी यहां पे, तो ये है एक क्या, रिजल्टेंट। लेकिन हमें तो बैलेंस करना है ना, ये तीनों जोर लगा के चीज को इस साइड खींच के लेके जा रहे हैं, हम उल्टा फोर्स लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको एरो को उल्टा कर देंगे, एरो उल्टा का इस साइड लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा बैलेंसिंग फोर्स, बैलेंसिंग फोर्स। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं वैल्यू को। कितना आसान है, कोई मुश्किल है इसमें, सिर्फ करना क्या है, कुछ बच्चे जो घबराते हैं चीजों में, वो घबराते हैं कि इसको ऐसे ऊपर लेके कैसे जाना है, मैं एग्जैक्ट पैरेलल कैसे लेके जाऊं। भाई उसके लिए डॉटेड लाइन लगाओ, क्या जरूरत है, एंगल पता है आपको, एंगल उतने पे लाइन मार दो, आपका सही आएगा, 100% सही आएगा, आप टेंशन मत लेना कभी भी, मेरी गारंटी है इसको। तो आपने ये चीज करनी है, ठीक है, और आपने ये चीज करने के बाद मुझे बताना है कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। और एक बात, जितनी मेरी वीडियो आज तक मैं बना चुका हूं, अगर उसमें से फाइंड करते हैं, कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि सर आपका ये वाला टॉपिक बना रखा है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन उनको वीडियो में मिलता नहीं, कि काफी वीडियो है, ठीक है, तो उस वीडियो में उनको फाइंड करना मुश्किल होता है। आप क्या करो, सर्च बॉक्स में ऊपर लिखो टॉपिक का नाम और साथ में लिख दो गियर इंस्टीट्यूट, अगर वो वीडियो मैंने उस टॉपिक पे बना रखी है तो वो आपके सामने आ जाएगी। बड़ा इजी है यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है। तो साथ में बस गियर इंस्टीट्यूट लिख दो, आपका वो वाला टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आपको ये टॉपिक समझ आया या नहीं आया, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।